हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बड़े अच्छे होंगे। एक नारा जरूर लगाना, अब की बार 400 पार। इसलिए अभी आप हमारे डेली सीरीज आप देख रहे होंगे, तो पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा हम आपको करवा चुके हैं और आज का ये वीडियो है पार्ट 4, यानी कि चौथे चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे। और उस चौथे चैप्टर का नाम है ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम क्या है, पहले जरा हम बोर्ड पे लिखते हैं, फिर आपको एक एक चीज को बारीकी से हम समझाते चलेंगे। ओड टू ऑटम आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है, और फिर इनके राइटर के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आइए जरा आप भी मेरे साथ में हेडिंग लगाना, यानी कि फोर्थ पोएट्री सेक्शन का फोर्थ चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है बाबू रे, ध्यान से सुनिएगा, ओड टू ऑटम। क्या नाम है? ओड टू ऑटम। बड़ा बढ़िया से ध्यान से एक एक बात को समझते चलना है। अब जब यहां से हम लोग ओड टू ऑटम की तरफ निकल दिए, इस ऑटम का मतलब होता क्या है? तो ये ऑटम का मतलब होता है बाबू शरद ऋतु। क्या कहते हैं? शरद ऋतु। अगला ओड का मतलब क्या होता है? तो ओड का मतलब होता है कि यानी किसी व्यक्ति, किसी चीज या प्राकृतिक चीजों के अगर उसके सुंदरता का वर्णन किया जाए, प्रशंसा का किया जाए, उसी को हम लोग ओड कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग शरद ऋतु के सुंदरता यानी उसके सुंदरता के प्रशंसा का जो हम पाठ पढ़ते हैं, उसका नाम है ओड टू ऑटम। आखिर इस चैप्टर में हमको यह सिखाया जाता है कि शरद ऋतु का सुंदरता कैसा है, इनके प्राकृतिक से लगाव कैसा, ये प्राकृतिक का सुंदरता कैसा है। आखिर ये सारा चैप्टर जो है वो हमारा कौन है? ओड टू ऑटम। और इसी चैप्टर में हम पढ़ते हैं शरद ऋतु के सुंदरता का वर्णन, यानी कि विस्तार से। आइए जरा ध्यान से सुनिए एक बात। इसमें ओड टू ऑटम का अगर आपसे राइटर का नाम पूछे कि एक बात बताइए इनके राइटर का नाम क्या है बाबू, तब आप जरा यहां से बड़े अच्छे से बता के चलना कि उनके राइटर का नाम था जॉन कीट्स। क्या नाम है? जॉन कीट्स। देखिए एक एक बात यहां से हम आपको समझाते चलते हैं। राइटर का नाम है जॉन कीट्स। यहीं से क्वेश्चन और बनता है कि एक बात बताइए, जॉन कीट्स साहब का जन्म कब हुआ? तो बउआ रे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 1795। क्या बोलना है? 1795। अगर मृत्यु का बात करें तो याद रखना बाबू रे 1821, यानी कि 1821 में मृत्यु और 1795 में जन्म हुआ। यहां तक मेरे भाई क्लियर? अगर क्लियर है फिर आगे बढ़ते, एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने। जब जॉन कीट्स का जन्म 1795, मृत्यु 1821 में हुआ, तो यही एक और क्वेश्चन बनता है, एक नहीं दो क्वेश्चन बनता है। और वो दो क्वेश्चन क्या है, आइए आगे हम आपको समझाते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब ये यहां से ये हुआ कि बताइए इनका जो जन्म जो हुआ वो कहाँ हुआ? तो सबसे पहले हम लिखेंगे उस देश का नाम, और उस देश का नाम है लंदन। क्या नाम है? लंदन। अब यहीं पे एक जगह था, उस जगह का नाम है मूनफील्ड। क्या नाम है बाबू? मूनफील्ड एक जगह है, उस जगह का नाम है मूनफील्ड। अब पूछेगा आपसे कि बताइए जॉन कीट्स साहब का जन्म कहाँ हुआ? तो कहना लंदन में हुआ, लेकिन लंदन में कौन से जगह? तो मूनफील्ड में। कहाँ हुआ? मूनफील्ड में। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे दोस्त? समझ में आ रहा है इन्हें? कमेंट में जरूर बताइए। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी परेशानी अगर आपको होता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम आपकी बातों पर खरे उतरेंगे। आइए जरा ध्यान से सुनिए। अगला यहीं से एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, आगे इस तरफ से हम बढ़ा लेते हैं कि एक बात बताइए, लंदन में इनका जन्म तो हुआ, मूनफील्ड जगह में इनका स्टडी यानी कि पढ़ाई कहाँ हुआ? तो बड़ा ध्यान से समझना, इनका स्टडी एक स्कूल है और उस स्कूल का नाम है क्लर्क्स। क्या नाम है बाबू?
क्लर्क्स स्कूल, क्या नाम है? ये क्लर्क्स स्कूल में इनका बचपन का पढ़ाई चला। अब पूछेगा ये क्लर्क स्कूल कहाँ है? बड़े प्यार से बता देना कि ये क्लर्क्स स्कूल जो है ये इनफील्ड में है। कहाँ है बाबू? इनफील्ड में है। कहाँ है ये? इनफील्ड में है। आइए देखिए तो हम आपको कितना बढ़िया से समझा रहे, एक एक क्वेश्चन हम आपको डील करते चल रहे। सबसे पहले हम आपको ये समझाए कि चैप्टर का नाम है ओड टू ऑटम। अगला क्वेश्चन प्यारा सा ये है कि ओड टू ऑटम का राइटर का नाम बताइए। तो जॉन किट। जॉन किट्स का जन्म कब हुआ? तो 1795। मृत्यु कब हुआ? 1821 में। यही एक और क्वेश्चन हमने बड़ा प्यार से सीखा कि इनका जन्म लंदन में, और लंदन में एक जगह है मोनफील्ड, और इनका स्टडी जो हुआ, पढ़ाई लिखाई, एक क्लर्क्स स्कूल है, और वो क्लर्क स्कूल कहाँ है? इनफील्ड में। क्या यहाँ तक मेरे भाई आपको समझ में आ गया? मेरे बहन समझ में आ गई आपको? तो अगर आ गया तो हम फिर आप सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आते हैं। वो प्यारा सा क्वेश्चन क्या है, जरा गौर करिएगा। आखिर यानी कि कहने का मतलब है, जब हम लोगों ने देखा कि स्कूलिंग जब कर लिए तो आगे देखिए इनका क्या है, सुनिए जरा ध्यान से। स्टडी हुआ एट क्लर्क स्कूल में, इनफील्ड में। अब देखो बाबू रे, इनको कहा जाता है रोमांटिक पोएट। क्या कहा जाता है? जरा ध्यान से सुनना, यहां से 2-3 क्वेश्चन आपका बनता है। पहले हम इनको कहेंगे रोमांटिक पोएट। क्या बोलेंगे? रोमांटिक पोएट। रोमांटिक का हिंदी रसीला होता है, यानी कि कहने का मतलब कि रोमांटिक पोएट इनको कहते हैं, रसीले कवि के नाम से जाने जाते। यही नहीं, आगे सुनिए। आगे कहने का मतलब है कि रोमांटिक पोएट के साथ साथ में एक और क्वेश्चन यहां से समझ लेना, इनको हम लोग बाबू रे वोरेशियस कहते हैं। क्या कहते हैं? वोरेशियस कहते हैं। जरा ध्यान से सुनना, वोरेशियस पोएट का वोरेशियस रीडर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? वोरेशियस रीडर। वोरेशियस रीडर कहा जाता है। वेल एक बात बताइए सर, ये वोरेशियस का मतलब क्या होता है और रीडर का मतलब क्या होता है? तो जो रीड करता है ने उसी को हम लोग रीडर कहते हैं। ग्रामर का पॉइंट देखिए हम आपको सिखाते हैं। जब कभी अगर वर्ब में ई आर जोड़ दिया जाए तो काम को करने वाला, जैसे रीड का मतलब पढ़ना, इसमें ई आर जोड़ दिए तो बन गया रीडर। क्या बन गया? और रीडर का मतलब पाठक कहते हैं। अगला देखिएगा, WRITE, राइट का मतलब लिखना, अब यहीं से क्वेश्चन आर इसमें जोड़ दिए तो बन गया राइटर का मतलब लेखक। आगे बोलिए बाबू रे, ध्यान से देखिए क्या। स्पीक का मतलब बोलना, स्पीक का मतलब बोलना, यहीं से क्वेश्चन बन गया, उसमें ई आर जोड़ दिया, स्पीकर का मतलब वक्ता हो गया। तो यानी कि रीडर का मतलब होता है पाठक यानी पढ़ने वाला। आई वोरेशियस का मतलब कि उनको अंदर से कुछ सीखने का ललक हो। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ा रहे, कुछ ऐसे विद्यार्थी जिसको कोई मतलब नहीं, हम देख रहे हैं उसको एकदम आराम से सो गया, देख रहा, कोई मतलब नहीं, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो सीरियस एकदम कॉपी पेन लेके बैठे हुए और एक एक पॉइंट को नोट करते चल रहे हैं कि आखिर इसका है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या। हम जो चीज समझा रहे हैं वो एक एक पॉइंट वहां पर लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वोरेशियस का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ सीखने का ललक हो, जिज्ञासा हो। अब यही नहीं, एक और चीज इनको कहा जाता है, ध्यान से सुनिए। जब ये रोमांटिक पोएट हुए, वोरेशियस रीडर जब कहलाए, तो ध्यान से सुनिए, इनको बाबू लवर ऑफ नेचर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लवर ऑफ नेचर, यानी कि ये बाबू रे प्राकृतिक का प्रेमी कहा जाते हैं। मतलब इनको प्राकृतिक से बड़ा प्यार है, तभी तो ये चैप्टर लिख डाले ओड टू ऑटम। और जितना भी अधिकांश जो इनकी कविताएं हैं वो हमेशा हमेशा प्राकृतिक से लगाव है इनका। इनको 3 चीजों के लिए जाने जाते हैं, पहला रोमांटिक पोएट, दूसरा वोरेशियस रीडर, और तीसरा है लवर ऑफ नेचर, यानी प्राकृतिक का प्रेमी भी इन्हें कहा जाता है। क्या यहाँ तक आपको अच्छा लग रहा है? अगर सेशन अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त, तो हम बार बार कहते हैं कि प्लीज आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए
अन्य पर्सन के साथ भी आप शेयर करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, एक आपके सब्सक्राइबर से हमारा अंदर का मनोबल बढ़ता है और हम देखिए दिन ब दिन कुछ ना कुछ बेहतर आपके लिए करते हैं। तो आइए आगे ध्यान से जरा समझिएगा क्या है बात को जरिए। यहां तक टोटल क्वेश्चन हमको याद हो गया, यानी कि बाबू रे इनको 3 चीजों के बारे में जाना जाएगा, रोमांटिक पोएट, वोरेशियस रीडर और लवर ऑफ नेचर। क्या यहां तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, क्या जरा ध्यान से सुनिए। आइए यहां तक हो गया। अगला ये कहता है कि इनको वोरेशियस रीडर तो कहते थे, लेकिन इनको बाबू रे ग्रीक ऑफ मैथोलॉजी, यानी कि ग्रीक ऑफ मैथोलॉजी। ये मैथोलॉजी का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। मैथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथा, मतलब जो पुराने पुराने कथा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ रामायण महाभारत, तो ये पौराणिक कथा हो गए। तो कहता है कि जो इनको वोरेशियस रीडर कहते थे ने, ये पौराणिक यानी ग्रीक के पौराणिक कथा को ये सुनते थे और सुनकर उससे इनको कुछ सीखने का ललक होता था। और आगे बताएगा कि ये जो हमारे कवि हैं, ये ऐसे ऐसे चीजों यानी पुराने चीजों को अपने चीजों में डालते थे, है ना। यानी इनका ललक था पुराने चीजों को सीखना, पढ़ना और पुराने चीजों से नया करके अपने कविता में डालने का इन्हें बड़ा शौक था। इसीलिए इनको बाबू रे वोरेशियस रीडर कहा जाता। आगे ये कहता है कि इन्होंने जानते क्या किए, ये बाबू रे स्टार्ट किए, क्या किए, स्टार्ट। तब सर स्टार्ट क्या किए, तो ये ट्रांसलेशन स्टार्ट किए। क्या स्टार्ट किए, तब अलाइन सर इसमें क्या दिक्कत है, ट्रांसलेशन तो हम भी पढ़ रहे, लेकिन वो बात नहीं है। एक रोमन में कविता लिखा हुआ था, उस वर्जन को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का जो काम किए वो कौन थे, हमारे जॉन किट्स। कौन थे, जॉन किट। अब वो पूछेगा कि बताइए स्टार्टेड किए ट्रांसलेशन तो कौन से किताब का, तो यहीं पे बढ़िया से याद कर लेना, वर्जिल। क्या बोलेंगे, वर्जिल। देखिए लिख रहे हैं बाबू, वर्जिल्स एनीड, वर्जिल एनीड। देखिए आइए ध्यान से सुनिए। कहता इन्होंने स्टार्ट किए ट्रांसलेशन करना, ट्रांसलेशन स्टार्ट किए तो किनका, एक किताब है वर्जिल्स के एनीड। क्या है, वर्जिल्स के एनीड। उन्हीं किताब ये रोमन में लिखा हुआ है, यानी कि का वर्जन चेंज किसमें किए, इंग्लिश में। क्या चीज में, इंग्लिश में। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का काम कौन किए, तो वो हमारे जॉन किट्स। कौन किए, जॉन किट्स। आइए अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि क्या। अब आगे की तरफ जाते हैं, ध्यान से सुनिए। इनका जो बाबू रे इच्छा था, लक्ष्य था कि एक कवि बनना है। क्या बनना है, एक कवि। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी किसी आदमी को देखकर लगता है कि इनको देख कर नहीं कहते आपका रोल मॉडल कौन है, तो कोई आदमी को हम देखे तो हमको अंदर से ये लगा कि हमको उनके जैसा बनना। तो ठीक उसी प्रकार से एक स्पेंसर की फेरी क्वीन एक थी, उनको देखकर इनका परवाना चढ़ गया। मतलब बाबू रे ये अपने आप को खो बैठे और वो क्वीन को देखकर इनको लगा कि हमको कवि बनना चाहिए, और वो कवि बने भी। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि एक लक्ष्य रखिए, लक्ष्य को रखना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए, ये डायरेक्शन आपको होना चाहिए कि हमको जाना कहाँ। एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा लक्ष्य यहाँ तक पहुंचना, अभी यहाँ हम पहुंचे हैं और हमने तय किया कि यहाँ तक हमको सफर करना है,
तो हम अगर जिधर से इधर से भी जाए, इधर से भी जाए, जहां भी जाए, लेकिन बाबू रे लक्ष्य हमारा एक है कि हमको सेट है, गोल हमारा सेट है कि हमको लक्ष्य तक पहुंचना है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप यहां से चल रहे, आपको पता ही नहीं कि जीवन में क्या करना है, कोई लक्ष्य नहीं है, कभी भटका इधर निकल देंगे, फिर इधर नहीं, अरे हमको इस दिशा में जाना था, फिर यहाँ निकल दिया, नहीं हमको तो फिर यही दिशा में जाना। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप हर चीज के लिए पढ़िए, लेकिन आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि आई वांट टू बिकम दिस, मुझे यही बनना है। इसलिए लक्ष्य आपको निर्धारण करना पड़ेगा, और बिना लक्ष्य का मनुष्य है ही नहीं। अरे जब जीवन में आपका कुछ है ये नहीं है कि हमको कुछ करना ही नहीं है, तो समझ लीजिए कि जिस प्रकार जानवर 2 वक्त खाना खाता, सोता है, बैठता है, ठीक उसी प्रकार से आप भी पता है कि यानी हीज एम्बिशन, क्या बाबू, हीज एम्बिशन, यानी कि इनका लक्ष्य था टू बिकम अ पोएट, इनका कवि बनने का जो महत्वाकांक्षा था, यानी कवि बनने का जो सपना था, वो किनको देखकर आया। तो यहीं पे बढ़िया से क्वेश्चन याद करना, ये स्पेंसर की एक क्वीन थी, क्या थी बाबू, स्पेंसर की क्वीन थी, और उनका नाम था फेरी क्वीन। क्या नाम था, फेरी क्वीन। जरा बढ़िया से ध्यान से सुनिए, हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोएट, यानी उनका लक्ष्य था एक कवि बनने का, और वो सपना कब पूरा हुआ, स्पेंसर की फेरी क्वीन को जब इन्होंने देखा, स्पेंसर फेरी क्वीन के देखे तो उनको लगा यस मैं भी इस काम को कर सकता हूं, आई कैन डू दिस, मैं भी कवि बन सकता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम अ पोएट। मतलब अपने लक्ष्य की तरफ ये चल दिए। इनका एक ही सपना था कि हमको कहां पहुंचना है, कवि तक पहुंचना है। ये ध्यान से सुनिए, कहता हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोएट, और वो कवि बनने का सपना कब पूरा हुआ, जब एक क्वीन इनको मिला। वो क्वीन कहाँ की थी, स्पेंसर फेरी क्वीन थी, यानी कि वहां जब ये मिला तो जानते हैं ये अपना पहला पोयम ये अपने यानी स्पेंसर के नाम से ही निकाल दिए, और इनका पहला पोयम है यानी कि फर्स्ट पोयम, और पोयम का नाम क्या है सुनिए, वो पोयम का नाम है बाबू रे लायंस इन इमिटेशन, लायंस इन इमिटेशन। देखिए ध्यान से सुनिए, इनका नाम है कविता, यानी कि जो कविता जो निकाले अपना पहला पोयम, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, क्या बोले, ऑफ स्पेंसर। देखिए एक किताब ही निकाल दिए, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। यही से एक और क्वेश्चन बनेगा कि बताइए ये कब प्रकाशित हुआ, तो बड़ा प्यार से बताना कि ये प्रकाशित हुआ 1814 में, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक आपको दिख रहा है, जब ये किताब आपको 1814 में छपा, तो ध्यान से सुनिए, इनके हिज पोयम देखिए क्या लिखते हैं आप, हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पब्लिश, कहता इनके जो कविता का जो फर्स्ट वॉल्यूम आया, जो फर्स्ट वॉल्यूम छपा, वो डेट एग्जैक्ट डेट याद केवल याद कर लेना, वो 3 साल बाद यानी 1817